सभी को नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। और ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम ऐसी तरह से बता दें कि हम पवन से निर्मित जो स्थल रूप थे उनका अध्ययन कर रहे थे। इसमें आज हम निक्षेपात्मक स्थल रूपों को देखेंगे, सही ना। निक्षेपात्मक स्थल रूपों का आज हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। इसमें तो देखो, सबसे पहले कौन सा होता है इसमें? बालू का स्तूप। यहाँ से दोस्तों बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि क्लास को बहुत अच्छे से बात करें। इसे सैंड ड्यून, सैंड ड्यून्स भी कहते हैं। देखो क्या होता है, जब पवन चलती है ना, अपने साथ में वो धूल के कणों को लेके जाती है, पतले और मोटे सभी प्रकार के, सही है। तो उससे क्या होता है, वो एक इस प्रकार से एक आकृति का निर्माण करती है। मान लेते हैं जैसे ये पवन इधर से ऐसे चल रही है ना, ये पवन है, सही है, इस प्रकार से चल रही है। तो ये इस प्रकार से एक आकृति का निर्माण करती है जिसका पवन की तरफ वाला ढाल, यानी कि पवन मुखी ढाल हल्का होता है और पवन विमुखी ढाल, है ना, यानी कि जिधर पवन नहीं जाती है वो ढाल इसका तीव्र होता है। लगभग इस प्रकार की एक आकृति का ये निर्माण करती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? सैंड ड्यून्स कहते हैं, यानी कि बालू का स्तूप कहते हैं, सही है। तो देखो इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे कि पवन द्वारा निर्मित, पवन द्वारा निर्मित रेत या बालू, सही ना, रेत या बालू के टीलों को, बालू के टीलों को बालू का स्तूप, बालू का स्तूप यानी कि सैंड ड्यून्स, सही है, कहते हैं, कहते हैं, सही है। इसके आकार की अगर हम बात करेंगे तो इसका आकार देखो कैसा होता है, ठीक है ना। इसका आकार कई प्रकार का होता है। देखो ये चंद्राकार होता है, इसका आकार चंद्राकार, नवचंद्राकार, चंद्राकार, नवचंद्राकार, अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार तथा गोल, ठीक है ना, तथा गोल, जिसका आकार इतने प्रकार का होता है, सही है। दोस्तों बात करते हैं इसके ढाल की, सही ना। तो इसका जो ढाल होता है पवन की दिशा में, पवन की दिशा के सम्मुख, सही ना, मैंने अभी बताया था ना, पवन की दिशा के सम्मुख कम होता है या मंद, सही ना, तथा ये है ना, मैंने आपको समझाया था अभी। तथा पवन विमुखी ढाल, पवन विमुखी ढाल तीव्र होता है, तीव्र होता है, सही ना, तीव्र होता। और दोस्तों ये गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं। मतलब इसका क्या होता है पता है? गतिशील होते हैं। ये पवन चल रही है इस प्रकार से, ये यहाँ पर है अब, है ना, इस प्रकार से पवन है और ये यहाँ पर है। धीरे धीरे क्या होगा, ये यहाँ से इसका रेत इस प्रकार से उड़ता जाएगा और आगे लगता जाएगा। तो इस प्रकार से ये आगे बढ़ते चले जाते हैं, सही ना। तो ये गतिशील होते हैं। और दोस्तों क्या है, ये कई प्रकार के होते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं। इनके प्रकारों को देख लेते हैं, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनता है, सही है। तो इनका पहला रूप कौन सा होता है? अनुदैर्ध्य, सही ना। इनका पहला प्रकार होता है अनुदैर्ध्य, सही है। तो देखो ये कैसे होते हैं दोस्तों? अनुदैर्ध्य मतलब ये एक दूसरे के समानांतर और लगभग समतल के समानांतर होते हैं, है ना, क्षैतिज अवस्था में। यानी कि देखो इस प्रकार से होते हैं ये, सही ना, ये लगभग इस प्रकार से होते हैं। और क्या होता है इनमें, ये जो बीच का मार्ग होता है, सही ना, रास्ता, इसको क्या कहते हैं? गासी कहते हैं, सही ना। तो ये कैसे होते हैं? क्षैतिज अवस्था में होते हैं, एक दूसरे के समानांतर और धरातल के समानांतर होते हैं, सही है। अब दोस्तों इसका दूसरा प्रकार है
दूसरा है इसका दोस्तों अनुप्रस्थ प्रकार से ना, अनुप्रस्थ। देखो ये कैसे होते हैं, ये दोस्तों धरातल के लंबवत होते हैं इस प्रकार से, सही है ना। वो कैसे थे, क्षैतिज, ये कैसे हैं, लंबवत, सही है। तो ये लंबवत होते हैं, कोई ज़्यादा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, केवल लंबवत होते हैं। इसमें लिख लेंगे कि ये वाले, सही है ना, अनुप्रस्थ वाले लहरदार होते हैं, लहरदार होते हैं, सही है। दोस्तों इसमें अगला होता है बरखान या बरकान, है ना। बरखान, कहीं कहीं बरकान लिखा मिल जाता है। तो बरखान या बरकान, देखो ये क्या होता है, ये भी बालू का स्तूप ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है ना, इसका ढाल, इसके जो किनारे होते हैं दोनों, वो नुकीले होते हैं। यानी कि देखो ये इस प्रकार से होगा, ठीक है ना। इसके जो एक दोनों किनारे होंगे ये नुकीले होंगे, और इसका जो पवन वाला ढाल होता है, ये पवन आ रही है ना, तो इसका जो पवन वाला ढाल होता है दोस्तों, वो मंद होता है। पवन की तरफ वाला ढाल मंद होता है, पवन विमुखी ढाल वो तीव्र होता है, सही है। तो इसमें क्या होता है, केवल फर्क इतना होता है कि इसके जो ये कोने होते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे यह या ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते हैं, बालू का स्तूप के रूप होते हैं, रूप होते हैं। और इनका जो आकार है ना दोस्तों, वो इनके आकार की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इनका आकार चापाकार या अर्धचंद्राकार होता है, इनका आकार चापाकार या अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार होता है, सही ना। और इसमें क्या होता है दोस्तों, देखो पवन की तरफ वाला ढाल, पवन की तरफ वाला ढाल मंद तथा पवन विमुखी ढाल, पवन विमुखी ढाल तीव्र होता है, तीव्र होता है। और दोस्तों क्या है, इसके नुकीले दोनों भागों को, इसके दोनों नुकीले भागों को, नुकीले सिरों को, है ना, नुकीले सिरों को क्या कहते हैं, स्तूप श्रृंग कहते हैं, है ना। और दोस्तों इसके नामकरण की अगर हम बात करते हैं, तो इसका नामकरण किसने किया था, एक रूसी विद्वान थे, नामकरण इसका रूसी विद्वान अलेक्जेंडर वान मिंडेडार्फ, है ना, अलेक्जेंडर वान मिंडेडार्फ, मिंडेडार्फ ने, है ना। देख लें इसको और आगे बात करते हैं। अगला होता है दोस्तों इसमें सीफ। देखो क्या होता है सीफ, मैं समझाता हूं आपको। जब बरखान के दो कोने थे ना, एक कोना अधिक लंबा हो जाए, सही ना, बरखान का एक कोना ये अधिक लंबा हो जाए, और ये देखने में कैसा लगता है, एक हॉकी की तरह से लगता है, तब इसको क्या कहते हैं, सीफ कहते हैं। तो कैसे लिखेंगे, जब, इस प्रकार से लिखेंगे कि जब बरखान का एक सिरा अधिक लंबा हो जाए, अधिक लंबा हो जाए तथा यह दिखने में, तथा यह दिखने में हॉकी जैसा लगे, तब इसे सीफ कहते हैं।
तब इसे सीफ कहते हैं। सही है दोस्तों। अगला हो जाएगा इसमें नेबखा। नेबखा है ना, NEBKHA, नेबखा। देखो क्या होता है, जब पवन चलती है ना सही है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। जब पवन चलती है और मरुस्थल में कहीं कोई झाड़ी हो, मान लेते हैं ये कोई झाड़ी है, सही ना, मरुस्थल में ये कोई झाड़ी है मरुस्थल में, और पवन चल रही है, और वो अपने साथ में यहाँ पर किसी आकृति का निर्माण कर दे, दोस्तों यही क्या होगा, नेबखा। सही है, तो कैसे लिख लेंगे, जब पवन किसी झाड़ी के सहारे, झाड़ी के सहारे बालू का निक्षेप करती है, बालू का निक्षेप करती है, तब तब नहीं लिखेंगे, तो इससे निर्मित, तो इससे निर्मित आकृति को नेबखा कहते हैं, नेबखा कहते हैं। सही है, ये हुआ दोस्तों नेबखा। इसको उतार लें, आगे बात करते हैं। और दोस्तों अगली आकृति होती है लूनेट। देखो ये क्या होता है, क्या होता है जब कभी धरातल पर कोई गर्त होता है ना, धरातल पर कोई गर्त स्थित हो और पवन उसके पीछे, ये पवन की दिशा है, ठीक है, पवन इसके पीछे यानी कि यहाँ पर जब किसी आकृति का निर्माण करती है तो उसको क्या कहते हैं, नेबखा कहते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे दोस्तों, जब पवन किसी गर्त के पीछे, किसी गर्त के पीछे बालू का निक्षेप करती है, बालू का निक्षेप करती है, तो इससे निर्मित आकृति, तो इससे निर्मित आकृति लूनेट कहलाती है, लूनेट कहलाती है। सही है, अगली आकृति होगी दोस्तों लोयस, या इसको लोयस इस प्रकार से लिखते हैं, लोयस। सही ना, देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जब पवन, सही ना, जब पवन बालू के कणों का निक्षेप एक बहुत बड़े क्षेत्रफल पर करती है, जिससे एक मैदान का निर्माण हो जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, लोयस कहते हैं। सही है, तो इसमें कैसे लिखेंगे कि जब पवन बालू के कणों का निक्षेप, बालू के कणों का निक्षेप बड़े भूभाग पर, बड़े भूभाग पर या बड़े क्षेत्रफल पर, है ना, करती है, जिससे मैदान का निर्माण हो जाता है, जिससे एक मैदान का निर्माण, मैदान का निर्माण हो जाता है, जिसे लोयस कहते हैं, जिसे लोयस कहते हैं। और इसमें दोस्तों एक बात और लिख लेंगे, सबसे बड़ा लोयस का मैदान उत्तरी चीन में मिलता है ना, तो लिख लेंगे सबसे बड़ा
लोयस का मैदान उत्तरी चीन में मिलता, सही है। और इसमें एक बात और लिखेंगे दोस्तों, दोस्तों इसमें क्या लिखेंगे कि लोयस का जो नामकरण पड़ा है ना, नाम हुआ है, वो फ्रांस के एक गांव है लोयस, उसके नाम पर हुआ है, सही है। तो लिख लेंगे लोयस का नाम फ्रांस के गांव, लोयस का नाम फ्रांस के गांव लोयस से के आधार पर पड़ा है, के नाम पर पड़ा है, ठीक है। तो दोस्तों पवन से निर्मित जितनी भी शिलाकृतियां थी, अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक, हमने इन सबका अध्ययन कर लिया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले लें, ठीक है। और दोस्तों मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि क्लास को बहुत अच्छे से वॉच करें, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लें, यहाँ से आपको हर हाल में एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे, सभी एग्जाम में मिल जाएंगे। तो आप लोगों से दोस्तों निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दें, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।